पहला प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + 1/tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए के क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। क्या है, सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए प्लस, और ये ले लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए बटा ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए के 1/, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस 1 + tan स्क्वायर के फिर से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए, 1 बटा cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए के लिख सकते हैं 1/, cos स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर ए बटा ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए। चलिए अब 1 + cos स्क्वायर ए जो है इसको रहने देते हैं, यहाँ भी cos स्क्वायर काट देते हैं। ये 1 बटा cos स्क्वायर ए प्लस 1/, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए। यहाँ से हो जाएगा क्या है, sin स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। इतना का मान जो होगा वो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे जो है वो sin स्क्वायर ये रहने देते हैं। sin स्क्वायर cos स्क्वायर ए के लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ए, क्या है, 1 - sin स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर ए माइनस sin 4a हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हमारा आ रहा है वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि L जो है XYZ की भुजा YZ का मध्य बिंदु है। अगर मान लिया कि कोई त्रिभुज है, क्या है, XYZ है, XYZ, ये X है, ये Y है, ये Z है, और L जो कह रहा है कि मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। तो यहाँ से ये जो है ये L है। उसके बाद प्रश्न में करा है, और x बाई L का क्षेत्रफल 13 है, x बाई L का क्षेत्रफल 13 है और ये मध्य बिंदु है। तो हमारा इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो x बाई Z का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 13 + 13 बराबर कितना हो जाएगा, 26। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 26 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 26 मीटर स्क्वायर। अगला है, 2 पाइप PQ एक टंकी को अकेले अकेले 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। P 4 मिनट के लिए खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को Q द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। तो P को जो है वो 12 मिनट में भरता है और Q जो है वो 15 मिनट में। दोनों को अगर LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या है, 60 हो जाएगा। एक का क्षमता 12 × 5 = 60 हो गया, एक का क्षमता 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि P 4 मिनट के लिए खोला गया, तो P जो है वो 4 मिनट के लिए खोला गया, तो P का क्षमता हो जाएगा 5 और 4 मिनट के खोला गया कितना होगा, 20 जो है वो कार्य कर चुका। टोटल ये 60 जो क्या है, कार्य है, अब 20 कार्य जो है हो गया। तो बचा कितना, तो 60 - 20 बराबर 40 बचा। अब 40 को जो है क्या कर दिया गया है, शेष भाग को Q द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, सिर्फ Q भर रहा है। तो 40 है और Q की क्षमता कितना है, 4 है, तो ये हो जाएगा 10 मिनट। आंसर जो हमारा होगा वो 10 मिनट आएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। 20% के लाभ के साथ 10% के छूट पर बेचने पर 7500 का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। क्या होगा, अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा। तो 20% को हम लिख सकते हैं कितना, 1/5। 10% को लिख सकते हैं कितना, 1/10। अब कह रहा 20% के लाभ के लिए जो 1 है, अगर 5 क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या है, क्रय मूल्य हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 20% पे लाभ करना है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं अंकित मूल्य। क्या है, अंकित मूल्य। उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लिया कि 1/10 है जो 10% है, तो 9 अगर विक्रय मूल्य है तो उसे छूट कितना दे रहा है, 10% के, तो अंकित मूल्य पे 10% छूट दे रहा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10। अब इसे क्या है, 30 से ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा और ये जो है वो इससे गुना हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45 हो गया, ये 54 हो गया और ये 60 हो गया। अगर क्रय मूल्य जो है 45 है, विक्रय मूल्य 54 है, तो यहाँ पर लाभ जो है वो कितना हो रहा है, लाभ बराबर हो रहा है 9 इकाई। क्या है, 9 इकाई। यही 9 इकाई बराबर है कितना, 7500 के बराबर है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई बराबर होगा 7500/9।
तो 60 इकाई हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है अंकित मूल्य। तो 60 इकाई बराबर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7500/9 गुना 60 बराबर ये हो जाएगा 50। तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 50,000। डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 7% और 4 वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए 8% है। तो 7 वर्ष के अंत में किसी मूलधन पीक पर प्राप्त जो है ब्याज कितना होगा कुल। तो माना कि मूलधन जो है वो क्या है, पी है, क्या है, पी है। अब 7 वर्षों के ब्याज निकालते हैं 7 वर्षों का, तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुना 6 प्लस हो जाएगा 2 गुना 7 प्लस हो जाएगा 3 गुना 8%, यानी 12%, 14% प्लस 24%, टोटल कितना हो गया, 50% हो गया। अब क्या है, 50% किसका है, पी का हमें निकालना है। तो पी गुना 50/100 यानी हो जाएगा p/2 हो जाएगा, क्या है। अंत में किसी मूलधन पी पर प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा, तो p/2। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा, क्या है, डी होगा। एफ बल के अंतर्गत एक एम द्रव्यमान का कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चल रही है, इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल जो हो जाएगी वो ए हो जाएगा, Fr/m होगा। यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर घूम रहा है तो उसके वेग का परिमाण तो नियत रहता है किंतु दिशा निरंतर बदलती रहती है, जिसके कारण कण पर एक बाह्य बल कार्य करता है। इस बल की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर हमेशा दृष्ट रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब देख लीजिए, अगर मान ले कि कोई वृत्त पे चल रहा है तो कह क्या रहा है कि यहाँ पर उसके वेग का परिमाण तो नियत रहेगा, जो जिस वेग से ही चल रहा है उसका परिमाण तो जो है वो नियत रहेगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए हमेशा जो है वो चेंज कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्शन जो है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इस तरफ है और इधर इस तरफ है, यानी कह रहा है कि दिशा जो है वो निरंतर बदलती रहती है। तो एफ बराबर जो होता है वो कितना होता है, mv² होता है, क्या है, mv² होता है। तो v² बराबर हो जाएगा Fr/m होगा, तो v बराबर √ जो है Fr/m होगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, क्या है, ए होगा। चलिए अगला है 100, क्या है, 1000 मीटर पर सेकंड की चाल से एक गोली बंदूक से चलाई जाती है। यदि जो है वो g बराबर 10 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक का निशाना जो होगा, यहाँ पर क्या है, गोली द्वारा लक्ष्य तक पहुंचने में लगा समय क्या है, गोली द्वारा लक्ष्य तक पहुंचने में लगा समय t बराबर जो होगा वो 100/1000 यानी 0.1 सेकेंड। अब गोली द्वारा चली गई ऊर्ध्वाधर दूरी s बराबर जो है ut प्लस हाफ g/t²। u यहाँ पर क्या है, 0 है, तो s बराबर 0 गुना 0.1 प्लस हाफ गुना 10 गुना 0.1 के स्क्वायर यानी 0.05 मीटर हो जाएगा, क्या है, मीटर हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात बंदूक को लक्ष्य से 5 सेंटीमीटर ऊपर साधना चाहिए। सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगला है, एक कण एक समान त्वरण में 4 सेकंड के प्रथम 2 क्रमागत अंतरालों में 24 मीटर और 64 मीटर दूरियां तय करती है, उसकी प्रारंभिक गति क्या है। s बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा, ut प्लस हाफ a/t²। t बराबर जो है वो 4 सेकंड और s बराबर जो है वो क्या है, 24 मीटर, यानी 24 बराबर 4u प्लस हाफ a/4 के स्क्वायर, क्या है, ये हो जाएगा 8 प्लस 4u बराबर 24, 2a प्लस u बराबर 6। ये इक्वेशन तो हमारा 1 हो जाएगा। अब s बराबर जो है 24 प्लस 64 यानी कितना हो जाएगा, 88 मीटर। तो 88 बराबर जो हो जाएगा 8u प्लस हाफ a/8 के स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास जो है दूसरा इक्वेशन। चाहे सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 32a प्लस 8u बराबर 88 यानी 4a प्लस u बराबर क्या है, 11। 4a प्लस u बराबर 11। ये इसे दूसरा या इसे दूसरा कर लीजिए। अभी 1 और 2 को अगर हम हल करेंगे तो u बराबर जो हमारा होगा 1 मीटर पर सेकंड, क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हमारा होगा ए होगा, क्या है, ए होगा। अगला है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 90 किलोग्राम भार है। यदि इसे पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाए तो इसका भार होगा ए होगा, क्या है, ए होगा।
अगला है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 90 किलोग्राम भार है। यदि इसे पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाए तो इसका भार क्या हो जाएगा? तो W1 जो होगा ऊंचाई पर ले जाने पर mg1 हो जाएगा, और W जो है वो mgi, किसके बराबर? यही भार होता है। तो पृथ्वी तल से जब h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जो होगा g का मान mg1 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg/1 + h बटा r के स्क्वायर। अब पृथ्वी तल के ऊपर कितना है? तो r/2 रखने पर कहाँ पर? h के जगह पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या है? ये होगा W/1 + r/2r के स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं W गुना 4/9। W का मान कितना है? 90 दिया हुआ है, 4/9 ये हो जाएगा 40 kg वेट हो जाएगा। क्या है? 40 किलोग्राम भार। आंसर जो होगा वो डी होगा। एक समान बल के अधीन कोई पिंड 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है। बल व पिंड के भार में अनुपात क्या होगा? पिंड 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है। एस बराबर क्या होगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पिंड अभी विरामावस्था में है तो यू बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से हो जाएगा 7 बराबर 0 + हाफ इंटू ए इंटू 10 के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 14 बराबर 100 है। तो ए बराबर जो हो जाएगा 14/100 यानी 0.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बल व पिंड के भार में अनुपात क्या होगा? तो F/W यानी ma/mg। mm कट गया, A/g हो गया, यानी 0.14/9.8 बराबर 14/980 यानी 1/70। क्या है? 1/70 यानी 1:70। डी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सही समीकरण क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम जो है F प्रोपोर्शनल टू होता है m1m2/r स्क्वायर, यानी F बराबर हो सकता G m1m2/r स्क्वायर होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा, जहाँ G का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक 20 मीटर लंबी छड़ है, इसके दोनों सिरों पर 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम भार लटक रहा है। यदि छड़ का भार 6 किलोग्राम हो तो संतुलन बिंदु 12 किलोग्राम से कितनी दूरी पर होगा? यानी कह रहा है कि ये 20 मीटर लंबी जो है वो छड़, इसके दोनों सिरों पर 8 किलोग्राम, यानी दोनों सिरों पे यहाँ पर जो है वो क्या है? वो है 8 किलोग्राम का भार लटक रहा है, और यहाँ पर भी जो है वो 12 किलोमीटर 12 केजी का, यहाँ 8 केजी और यहाँ 12 केजी का, और बीच में जो है छड़ का भार 6 किलोग्राम है, यानी बीच में यहाँ पर भी भार मान लीजिए कितना है? तो ये है 6 केजी बीच में, यानी यहाँ से दूरी जो हो गया ये 10 मीटर हो गया, और यहाँ से भी दूरी जो है वो 10 मीटर। अब संतुलन बिंदु 12 किलोग्राम से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर मान लीजिए कि x दूरी पर कहीं पे है संतुलन बिंदु। क्या है? यहाँ पर संतुलन बिंदु है। तो आइए यहाँ से फार्मूला लगा देते हैं। माना कि संतुलन बिंदु 12 किलोग्राम भार से x दूरी पर होगा, तब संतुलन क्या होगा? 8 गुना टोटल 20 में से x हो गया, ये 20 माइनस x हो जाएगा, अब प्लस 6 क्या है? 6 गुना 10 माइनस x हो जाएगा। ये दूरी जो है 12 केजी तक वो 10 है, लेकिन यहाँ पर संतुलन बिंदु है तो 10 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 12। ये जो x दूरी है 12 गुना x है। बस इसे सोल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 160 माइनस 8x प्लस 60 माइनस 6x बराबर 12x। ये हो गया 26x। 26x बराबर 220। x बराबर हो जाएगा 220 बटा कितना हो जाएगा? 26। मान आ जाएगा 8.46 मीटर। 8.46 मीटर। आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। क्या है? सी होगा। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को इस तरह लिखा गया है तो राइज को कैसे लिखा जाएगा? तो ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है PERSONT। क्या है? सभी अक्षरों को अब निश्चित अंक दे दीजिए। यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर 9, ये है 5, 8, 7, 0 है।
उसी तरह इसका भी जो अंक दिया हुआ है, आर के जगह पर देखिए 9 है, यहाँ भी आर के जगह पर 9 ही है, यानी सभी अक्षरों का एक निश्चित अंक का कोड किया गया है। तो हमें निकालना क्या है, STAREN। एस का कोड क्या है, 5 है, टी का 0 है, ए का कितना है, 6 है, आर का कितना है, 9 है, ई का 4 और एन का 7 है। आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कुछ संगीतकार गिटार वादक है। अगर मान लिया कि ये संगीतकार है, संगीतकार है, कह रहा है कि कुछ संगीतकार क्या है, गिटार वादक है, ये हो जाएगा गिटार वादक, गिटार वादक। उसके बाद कह रहा है सभी गिटार वादक जो है वो कलाकार है, सभी गिटार वादक क्या है, कलाकार है, ये हो जाएंगे कलाकार। तो कुछ कलाकार गिटार वादक है, कुछ कलाकार जो है गिटार वादक है, सही। कुछ जो है संगीतकार कलाकार जो है नहीं है, ये नहीं में आता है तो ये गलत है, ये सही नहीं होगा। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, निगेटिव के पक्ष में है तो ये गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। यहाँ से देखिए 0 से 8 गया है, ये -8 है, 8 से 16 जाएगा यानी ये -8 है। यहाँ से देखिए 5 से 13 गया है, +8 है, और ये +8 किया गया, 13 से 21 जो है 8 गया, ऊपर जो है -8 है और नीचे +8 है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा -16 हो जाएगा। क्या, -16 आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष का कोई भी तकिया गद्दा नहीं है। अगर मान लिया कि यहाँ पर ये तकिया है तो कोई भी तकिया जो है वो गद्दा नहीं है। क्या है, गद्दा नहीं है। सभी गद्दे जो है वो चादर है, सभी गद्दे जो है वो क्या है, चादर है, ये हो जाएंगे चादर। कोई भी चादर कंबल नहीं है, ये जो है एक कंबल हो जाएगा। क्या है, कंबल हो जाएगा। कोई भी गद्दा कंबल नहीं है, कोई भी गद्दा कंबल नहीं है, बिल्कुल सही है। कुछ तकिए जो है, कुछ तकिए चादर है, ये गलत है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ जो है ओ से यू गया है, +6 किया गया है, यू से ए गया है, ये भी +6 है, ए से जी गया है, ये +6 है, तो जी से +6 जो होगा वो क्या होगा, एम होगा। क्या है, एम होगा। अगला है सी से जी गया है, +4 है, जी से के गया है, +4 है, और के से ओ गया है, ये भी +4 है, ओ से +4 अगर करेंगे तो क्या होगा, एस होगा। एम और एस एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगीन ड्राइंग शीट की क्या सीमितता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्यादातर सफेद ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है जिनमें से एक बैटन है। बैटन का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहियों को सपोर्ट देना। क्या है, पहियों को सपोर्ट देना। कौन सी पेंसिल जिसमें मुक्त हस्त चित्रण, फ्री हैंड ड्राइंग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है HB। क्या है, HB है। यह एक मध्यम ग्रेड का पेंसिल है। क्या है, मध्यम ग्रेड का। और इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, हार्ड एंड ब्लैक। क्या है, हार्ड एंड ब्लैक। HB का पूरा नाम हार्ड एंड ब्लैक होता है। अगला प्रश्न है, सोल्व करना है। चलिए आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो ये हो जाएगा 7/6, और यहाँ पर भाग हो जाएगा 4, भाग हो जाएगा 4 + 6/20। क्या है, 20। और इसे सिंपल करते हैं तो 7/6 ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 7/6/4, और ये हो जाएगा भागा कितना, 43/10। क्या है, 43/10 से और सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 43/10, तो ये हो जाएगा कितना, 7/6 भागा हो जाएगा, ये होगा 4 × 10। क्या है, 4 × 10/43। क्या है, 4 × 10/43। इसे और सिंपल करेंगे तो 7/6 × 43/40, ये हो जाएगा 7/129 कितना हो जाएगा, 20। 129/20 हो जाएगा। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 7 × 20/129 = 140/129। 140/129 आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4/129 बराबर 140/129, 140/129। आंसर जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि के मिश्रधन बराबर जो हो जाएगा वो 25,000 गुना 102/100 गुना 102/100 कर देना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, 26,010, क्या है 26,010 रुपया। आंसर हमारा कौन सा होगा, वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में जो है 8 ही बचता है। तो 12, 20 और 24 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अभी संख्या 120 प्लस 8 जो है 128 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा बी होगा। जुबीन और परवीन क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबीन से शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। जुबीन जो है वो क्या है, अगर जुबीन की बात करें तो ये 36 मिनट में करता है, परवीन की बात करते हैं तो ये 60 मिनट में। दोनों का एलसीएम जो होगा 180 होगा। इसकी क्षमता जो है 5 है और इसकी क्षमता कितनी है, 3 है। पहले मिनट में जुबीन द्वारा किया गया कार्य कितना है, 5 है। दूसरे मिनट में परवीन द्वारा किया गया क्या है, 3 है। यानी 2 मिनट में कार्य जो होता है वो 8 संपन्न होता है। चूंकि दोनों वैकल्पिक रूप से 1 मिनट है तो काम करते हैं, तो 44वें मिनट में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 8 गुना 22 बराबर कितना हो जाएगा, 176 इकाई। क्या है, 176 इकाई हो गया। कितना, 44 मिनट में हो गया। अब काम कितना बचा, 180 माइनस 176 बराबर 4 इकाई बच गया है। अब किसके द्वारा किया जाएगा, जुबीन के द्वारा ये किया जाएगा। तो शेष कार्य जो है वो 4 वो किया गया है जुबीन के द्वारा, यानी 4/5। सेकेंड में ले आए तो ये 60 से करेंगे तो ये 48 सेकेंड हो जाएगा। क्या है, सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि मिनट में फ्रैक्शन में आएगा तो यानी सेकेंड में कर दीजिए 47। पहले टोटल काम हुआ था 44 मिनट, अब प्लस अब कितना है 48 सेकंड हुआ, यानी 44 मिनट 48 सेकंड में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, बी होगा। राजेश जो है, राजेश क्या है, वो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल रहा सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई है। अब माना कि राजेश ने साइकिल जो है वो 1 सेकंड चलाया, पैदल कितना चलेगा, तो 45 माइनस 1 सेकंड, क्योंकि टोटल जो चला है वो 45 सेकंड चला है। 5 गुना 45 माइनस एक्स प्लस 20 गुना एक्स, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति साइकिल चला रहा था, 20 गुना एक्स बराबर ये हो जाएगा 600। हल कीजिएगा, 225 माइनस 5x प्लस 20x बराबर क्या हो जाएगा, 600। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 15x बराबर 600 माइनस 225 बराबर कितना, 375। तो x बराबर जो आ जाएगा कितना, 375/15 यानी 25। अब राजेश ने साइकिल क्या है 25 सेकंड तक चलाई है। साइकिल का ही पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट तापक्रम पर जो है सामान्य ताप या कक्ष तापमान 298 केल्विन का मान जो है वो क्या होगा। 298 जो केल्विन है उसको हमें मान निकालना है फ़ारेनहाइट पे। क्या है, फ़ारेनहाइट पे। तो जो हमारा हो जाता है टी जो है वो केल्विन बराबर जो होगा टी फ़ारेनहाइट प्लस कितना हो जाएगा 459.67 गुना 5/9। बस इसे रख दीजिए, मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो केल्विन जो है वो 298 बटा क्या हो जाएगा टी प्लस 459.67 गुना 5/9। टी फ़ारेनहाइट बराबर होगा 298 गुना 9/5 में से घटा देना है कितना 459.67। तो टी जो है वो फ़ारेनहाइट बराबर जो हो जाएगा 536.4 माइनस 459.67 यानी ये हो जाएगा 76.7 यानी कितना 77 फ़ारेनहाइट। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप इस फार्मूला से भी रख के बना सकते हैं, F माइनस 32/180 बराबर C बटा 100 बराबर K माइनस 273 बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ से भी इन दोनों रिलेशन को लेकर आप सोल्व कर सकते हैं, आंसर यही आएगा।
डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच गहराई पर कुल दाब जो होगा वो कितना होगा? तो ये होगा रो जी एच के तुल्य होगा। क्या है? इसके तुल्य होगा। आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। सम आयतनिक प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? इसमें जो होता है वो डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होता है। क्या है? डेल डब्ल्यू जीरो होता है। और रुद्रोष्म परिक्रम में या परिवर्तन में क्या होता है? डेल क्यू बराबर जो है वो जीरो होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब समतापिक प्रतिक्रिया में क्या होता है? तो ये डेल टी जीरो होता है। तीन चीज को हमेशा ये ध्यान रखना होगा। एक तो है सम आयतनिक प्रक्रम में जो है वो क्या है? डेल डब्ल्यू जीरो होता है। और रुद्रोष्म परिवर्तन में जो है वो डेल क्यू जीरो होता है। और समतापिक प्रक्रिया में जो है वो डेल टी जीरो होता है। एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न दो बल रेखाएं एक दूसरे को क्या है? एक दूसरे को क्या करते हैं? आंसर हो जाएगा काटती नहीं। एक दूसरे को जो है वो काटती नहीं। उदासीन बिंदु पर काटती है, चुंबक के ध्रुवों के समीप काटती है, चुंबक के विषुवतीय अक्ष पर काटती है, तो नहीं, वो कभी काटती ही नहीं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए आवश्यक जल की विशिष्ट ऊष्मा की गणना कीजिए। Q बराबर जो होता है m गुना एस गुना डेल टी। m कितना है? 600। s क्या है? 1 है। डेल टी जो हो जाएगा 80 माइनस 30 हो जाएगा, यानी 600 गुना 50, 6 पचे 30 पे ये 1000, यानी 30,000 जो हो जाएगा वो कैलोरी क्या है? कैलोरी हो जाएगा। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? वो घट जाएगी। क्या है? घट जाएगी। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ऋणावेशित तथा त्याग से धनावेशित परमाणु बनते हैं। अगला है एक व्यक्ति अधिक से अधिक 35 किलोग्राम भार उठा सकता है। उस पिंड का वायु में अधिकतम भार क्या होगा जिसे वह व्यक्ति जल के भीतर उठा सकता है? माना कि उस पिंड की वायु में भार जो कितना है? डब्ल्यू के जी है। क्या है? डब्ल्यू के जी। जल में डुबाने पर भार में कभी होगा डब्ल्यू माइनस 35 के जी भार हो जाएगा। पिंड का आयतन घनत्व क्या है? घनत्व जो है 3 गुना 10 के पावर 3 बटा 1 गुना 10 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 होगा। अब पिंड का आयतन घनत्व क्या होगा? तो पिंड का वायु में भार क्या है? डब्ल्यू। अब बटा जल में पिंड के भार में कभी डब्ल्यू माइनस 35, ये कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर होगा, क्योंकि पिंड का आयतन घनत्व कितना हुआ? 3। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 3W माइनस 105, यानी 2W बराबर 105। डब्ल्यू बराबर 105 बटा 2, यानी 52.5 kg हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। यदि शब्द बैंकिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा? यहाँ पर BSCKING को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाएंगे तो ABCGIKN होगा। यहाँ पर जो है वो CC नहीं परिवर्तन हो रहा है, और कौन कौन नहीं हो रहा है? एक I नहीं हो रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 होगा। क्या है? 2 होगा। एक निश्चित कूट भाषा में BACHT को लिख सकते हैं 35, सैलोड के 24, तो एनालिस्टिक को कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ इसका स्थानीय मान को जोड़ते हैं। बाई का जो होता है वो कितना होता है? 25, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, और टी के जो होता है 20। कितना आ गया? तो ये आ गया 57। लेकिन दिया हुआ है कितना? 35। 57 को लिख सकते हैं 5 गुना 7, 7 बचे 35। चलिए इसे देखते हैं, क्या ये सही है? एस का जो होता है वो 19 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, ओ का 15 होता है, और डी का 4 होता है। सबको जोड़ते हैं 64, यानी 6 गुना 4, 6 चौ 24। बिल्कुल सही। अब एनालिटिक को कर लेते हैं। ए का जो होगा 1 होगा, एन का 14 होगा, ए का 1 होगा, एल का 12 होगा, बाई के 25 होगा, एस के 19 होगा, टी के 20 होगा, आई के 9 होगा, सी के 3 होगा। टोटल कितना है? 104 है, यानी 10 गुना 4 करेंगे 40। आंसर है ऑप्शन ए में है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ए होगा। दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? आयतों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आयत वो है 1 2 1 2 3, और ये जो है वो 4, और एक जो हो जाएगा ये दोनों 5। तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। आंसर जो होगा हमारा टोटल वो क्या होगा?
20 होगा, क्या है बी होगा, यानी 17 होगा। अगला प्रश्न है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा, इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर पे 4 आंसर जो होगा हमारा टोटल वो क्या होगा, 20 होगा, क्या है बी होगा, यानी 17 होगा। अगला प्रश्न है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा, इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा, 15 होगा। अगला प्रश्न भी इसी तरह है, इससे भी सोल्व कीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, वो 23 आएगा। काफी आसान प्रश्न है, बस बोर्ड मास पे आधारित है, 23 आएगा। 38 नंबर है, चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर पर चिन्हित ए का नाम पहचानिए। ये जो है वो ए क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्या है, इबोनी हेड। क्या कहते हैं, इबोनी हेड। क्या है, इबोनी हेड कहते हैं, या फिर इसे हो सकता है क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्या है, स्टॉक कहते हैं। टी स्क्वायर हार्ड लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। इसकी छोटी पट्टी को हेड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड, और जो लंबी पट्टी को क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। क्या है, ब्लेड कहा जाता है। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर समानांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। हेड वर्किंग एज को ड्राइंग बोर्ड एज के साथ सटाकर ऊपर नीचे स्लाइड जो है वो किया जाता है। तो ये हो गया क्या सा स्टॉक। क्या है, स्टॉक। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। A3 सीट का क्या परिमाण है, A3 सीट का क्या परिमाण है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ए नोट का जो परिमाण होता है बिना ट्रिमिंग किए हुए, नहीं ट्रिमिंग किए हुए वाला को, ये ट्रिमिंग किया हुआ है तो 841 गुना 1189। A1 की बात करते हैं तो 594 गुना 841। जो A0 का जो चौड़ाई होता है वो A1 का क्या होता है, लंबाई होता है। इसी तरह अगर A2 की बात किया जाए तो 420 गुना 594 मिलीमीटर का होता है। A4 की अगर बात, A3 2 तक हो गया, A3 होगा, तो A3 का जो हो गया वो कितना हो गया, 297 गुना 420 हो गया। A4 की बात करें 210 गुना 297 मिलीमीटर। A5 की बात करें तो 148 गुना 210 मिलीमीटर। तो आंसर हमारा कौन सा है, A3 पूछ रहा है। A3 कितना, 297 420, 297 420 हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या, डी। इरेजिंग सील्ड, इरेजिंग सील्ड इस पदार्थ की बनाई जाती है, और इसका जो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्टील की पतली पत्ती बनाया जाता है। क्या है, इरेजिंग सील्ड स्टील की पतली पत्ती पदार्थ का बना होता है। इसमें विभिन्न आकार तथा आकृति बने होते हैं। किसी भी आकृति शेप का प्रयोग कर जरूरत के अनुसार जो है लाइनों को जो है मिटाया जाता है। अगला है, किसी संख्या को जब 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में जो है वो शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। यदि यह संख्या 500 और 600 के बीच स्थित है तो संख्या के अंकों का योगफल जो है वो क्या होगा। तो 2, 3, 4, 5, 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 500 और 600 के बीच में 60 से विभाज्य कितना होगा, एक तो होगा 540 जो है, और अभिष्ट संख्या कितना आ गया, तो 540 प्लस 1 कितना हो गया, 541। और अंकों का योग कितना होगा, 5, 4, 9, 1, 10। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 60, 50 और 70% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। बढ़ाई गई सीटों का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, अनुपात जो हो जाएगा 7 गुना 160 बटा 100 अनुपात 8 गुना 150 बटा 100 अनुपात 9 गुना 170 बटा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 107 गुना 16। क्या है, 7 गुना 16 कर दीजिए, 7 गुना 16 अनुपात 8 गुना 15 अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, 8 गुना 15 अनुपात 9 गुना 17। ये सुनना ये सब काट दीजिए, तो 9 गुना 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 112 अनुपात 120 अनुपात 153। सही जवाब जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्र 208 दिन उपस्थित रहता है और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। अब माना कि कुल उपस्थिति कितना है, 100 है, तो 208 प्लस 1 गुना 5 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 221 पूर्णा चाहिए, क्योंकि ये 5% से जो है वो कमी रह गया है। ये हो जाएगा 5x बटा 100 बराबर
13। x बराबर कितना आ जाएगा 260। उपस्थिति परसेंटेज बराबर कितना है 221/260 गुना 100, ये जो है 85%। यानी टोटल जो उपस्थिति तो होना चाहिए वो 260 होना चाहिए, 221 में जो है वो क्या क्या दिया जाए है, उपस्थिति अनिवार्य कर दिया गया है। तो कितना परसेंटेज हो गया, वो 85% है। 221 जो है वो 85% है किसका, 260 का। 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, 15 दिनों में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों में जो है वो पूरा करेंगे। तो M1 D1 H1 बराबर हो जाएगा M2 D2 H2, यानी 30 गुना 8 गुना 15 बराबर हो जाएगा 40 गुना 6 गुना x। x बराबर होगा 30 गुना 8 गुना 15 बटा 40 गुना 6। कैलकुलेट कीजिएगा, ये 15 दिन आ जाएगा। कितना, 15 दिन आ जाएगा। यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुनी है और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है, तो परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। अगर मान लिया कि मूल जो है वो L है, B है, क्षेत्रफल क्या होगा, LB होगा। ये 3LB/2 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 3LB/2, यानी हो जाएगा कितना, 1.5 LB हो जाएगा, 1.5 LB। अब कह रहा है अभिष्ट अनुपात 1.5 LB/LB, यानी ये हो जाएगा कितना, 15/10, यानी 3 और 2, यानी 3/2 के अनुपात में। आंसर हमारा कौन सा होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है, कील का एक सिरा नुकीला दूसरा सिरा चौड़ा बनाया जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो मेन कारण है वो है कि गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे। क्या है, गाड़ने वाले स्थान पे जो है वो दाब अधिक लगे। इस तरह के ये नुकीला बनाया जाता है ताकि ये यहाँ पर जो है वो दाब जो है वो अधिक लगे। क्या है, दाब अधिक लगे। दो पिंडों का A जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम और B द्रव्यमान 3 किलोग्राम को क्रमानुसार ऊंचाई 16 मीटर और 25 मीटर से छोड़ा गया। इनके पृथ्वी तल तक पहुंचने के क्रमागत समयों का अनुपात जो है वो क्या होगा, हमें ये बताना होगा। चूंकि पिंडों को विरामावस्था से छोड़ा गया है तो U बराबर जो हो जाएगा वो 0। तो गति के द्वितीय नियम से H बराबर जो होगा UT प्लस हाफ GT²। H बराबर जो हो जाएगा UT प्लस हाफ GT²। तो दोनों का H1 इसे कर लीजिए, ये H2 कर लीजिए। और यहाँ पर जो है U 0 होगा, G कांस्टेंट है, T के प्रोपोर्शनल है, यानी H1/H2 बराबर T1/T2 के जो है वो स्क्वायर होगा। क्या है, हाफ GT²। T2 कर लीजिए, ये T1 कर लीजिए। तो यहाँ से जब हम मान रखेंगे H1 बराबर 16 मीटर, H2 बराबर 25 मीटर, यानी 16/25 बराबर T1/T2 के स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा T1/T2 बराबर 4/5। क्या है, 4/5 D हो जाएगा। अगला है वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिणाम है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमानुसार विद्युत आवेश और ऊर्जा संरक्षण का है। पहला नियम जो है विद्युत आवेश संरक्षण पे और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। पहला नियम जो होता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरा में जो होता है वो बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला है, एक धातु के तार के लिए अनुपात जो है V/I। आंसर जो हमारा हो जाएगा ताप बढ़ने के साथ क्या है, बढ़ता है। क्या, बढ़ता है। नेक्स्ट है, किसी नाव पर अधिकतम 1000 किलोग्राम का भार रखा जा सकता है। खाली नाव का 1/5 भाग पानी में डूबता है। नाव का भार क्या होगा। माना कि नाव का भार जो है वो क्या है, W kg है, तो W बराबर 1/5 V/ρ हो जाएगा। ये क्वेश्चन पर उस पर 1000 किलोग्राम भार रखने पर वह पूर्ण रूप से जल में डूब जाती है, यानी W प्लस 1000 बराबर जो है V/ρ हो जाएगा। ये सेकेंड। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं, तो W प्लस 1000/W बराबर V/ρ/1/5 जो है V/ρ हो जाएगा। यहाँ से 5W बराबर W प्लस 1000 क्या है, 1000, तो W बराबर जो हो जाएगा 1000/4 यानी 250 kg हो जाएगा। 250 kg। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यदि पीतल में 80% तांबा और 20% जस्ता भार से हो तो तांबे का घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा जस्ते घनत्व 7.1 ग्राम पर
मीटर क्यूब है, तो पीतल का घनत्व जो है वो क्या होगा? तो पीतल का घनत्व हो जाएगा तो 80 गुना 8.9 प्लस 20 गुना 7.1 बटा 80 प्लस 20। तो यहाँ जब इसे सोल्व करेंगे तो 712 प्लस 142 बटा कितना हो जाएगा 9 प्लस 20 गुना 7.1 बटा 80 प्लस 20। तो यहाँ जब इसे सोल्व करेंगे तो 712 प्लस 142 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी 854 बटा 100 बराबर हो जाएगा 8.5। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? ए होगा। ए कॉमन का जो है वो ए होगा। अगला प्रश्न है कि 273 केल्विन ताप पर वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का स्लैब के पिघलने के दौरान क्या होता है? तो वायुमंडल द्वारा बर्फ जल निकाय पर किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होगा। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। बर्फ के पिघलने पर जो है वो क्या होता है? घनत्व क्या है? घनत्व बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। और आयतन जो है वो घटता है। आयतन क्या होता है? घटता है। बर्फ के पिघलने पर क्या है? पिघलने पर। और अगर मान लिया कि जल के बर्फ में बदलने पर, जल के जो है वो बर्फ में बदलने पे क्या होगा? आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। और घनत्व जो है घटेगा। घनत्व क्या है? घटता है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। 8 मित्र जो है वो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 लोग जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। 8 लोगों को बैठने की जगह बना लेते हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। सी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर सी यहाँ पर बैठा है तो कह रहा है कि ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी ई जो है वो यहाँ पर होगा। ई के बाएं से तीसरे स्थान हो गया। ए और जी के बीच केवल 2 लोग हैं। ए और जी के बीच केवल 2 लोग हैं। कहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी इस लाइन से पता नहीं चल रहा है। ए और जी में कोई भी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए और जी में जो है वो कोई भी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो जी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि निकटतम पड़ोसी सी का हो जाएगा। इस लाइन से ये जी और ए पता चल गया है। एच एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एच जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर दूसरे स्थान पे किया जाए तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो एच होगा, यहाँ पर होगा एफ होगा, क्योंकि यही जो 2 स्थान मैच कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी यहाँ पर है, यानी यहाँ तो हो नहीं सकता है। ए सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी और बी निकटतम पड़ोसी नहीं। डी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ऊपर कौन सा होगा? ये बी बच गया। कौन सा व्यक्ति बी के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है? तो वो बैठा हुआ एच। क्या है? बैठा हुआ एच। आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एच बैठा। आर पी एम आई जी डी एक्स भी एस। यहाँ देख रहे हैं कि आर से आई गया है, कितना हो गया है? -9। पी से जी गया है, ये भी -9 है। एम से डी गया है -9। एक्स से जो है -9 करेंगे तो वो होगा। भी से -9 करेंगे तो एम होगा। और एस से -9 करेंगे तो क्या होगा? जे होगा, यानी ओ एम जे। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। क्या है? डी होगा। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का। कोई एम एन नहीं है। कोई जो है एम है वो क्या है? एन नहीं है। ये एम होगा, ये एन होगा। कुछ ओ जो है वो एन है, कुछ ओ जो है वो एन है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो ओ होगा। सभी ओ एम है, गलत है। कोई जो है एन एम नहीं है। कोई एन जो एम नहीं, ये सही हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 55 के डी। केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो अनुसरण करता है। एक्स के एन एस डब्ल्यू जे एम आर क्या है? यहाँ पर देखते हैं एक्स से -1 करेंगे तो डब्ल्यू होगा। के से -1 करेंगे तो जे होगा। एन से -1 करेंगे तो क्या होगा? एम होगा। और एस से -1 करेंगे तो आर होगा। यहाँ पर देखना है कि किसका है। ई से -1 करते डी होगा, एस का जेड होगा, डी का सी होगा, टी का एस होगा। हमारा पहला ही आंसर मिल रहा है -1 करने पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आइए देखते हैं। एस माइनस टी, यानी एस जो है वो क्या है? टी का भाई है। उसके बाद कह रहा है टी यू की बेटी है। क्या है? बेटी है। यू प्लस बी होगा। यू जो है भी का पति है। क्या है? पति है। यहाँ पर हो जाएगा क्या है?
यहाँ पर देखते हैं कि भी जो है वो पति पत्नी है यू का जो है वो बेटी है कौन, टी, और टी का जो है वो भाई है वो क्या है, एस है। रिलेशन देखना है किसमें, तो रिलेशन देखना है टी और भी में। तो इसका जो सही है भी जो है वो टी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, क्या है, माँ हो जाएगी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए, क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बड़ी कंपास के, क्या है, बड़ी कंपास का। बड़े कंपास का उपयोग बड़े आकार के वृत्त तथा वृत्तों के चाप बनाने के लिए जो है वो किया जाता है। ए नोट शीट के कागज का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। इस कागज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1:√2 होता है, क्या है, 1:√2 होता है। ए नोट जो है वो सीट का साइज 841 और 1189 मिलीमीटर होता है। ये जो होता है ये चौड़ाई होता है, क्या है, चौड़ाई होता है। और ये जो है वो क्या होता है, लंबाई होता है, क्या है, लंबाई होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी होगा। ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक जो है वो ए में जैसा दिखाया गया है वैसा है। अगर इस तरह का दिखाया गया है तो ये जो है टर्न मशीनिंग, क्या है, टर्न मशीनिंग का दिखाया गया है। और इसमें जो दिखाया गया है वो किस तरह दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है ग्राइंडिंग, क्या है, ग्राइंडिंग मशीनिंग, क्या है, ग्राइंडिंग मशीनिंग का दिखाया गया है। और डी का जो है वो इस तरह है तो वो है ड्रिलिंग, क्या है, ड्रिलिंग मशीन का दिखाया गया है, क्या है, ड्रिलिंग मशीनिंग का दिखाया गया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए, निम्न बार ग्राफ 3 विभिन्न कंपनियों का दिया हुआ है 2001 से 2005 तक। कंपनी जेड द्वारा 2001 से 2002 में निर्मित पेपरों की संख्या का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो जेड द्वारा 2001 से 2002 में निर्मित पेपरों की संख्या का अंतर जो है 89 माइनस 83 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6000। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 61 का जो है वो डी हो जाएगा, क्या, डी। यदि x बराबर इतना दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करें। तो x बराबर दिया हुआ है 0.57777, यानी 0.57 पर रेखरिंग, यानी 57 माइनस 5/90 यानी 52/90। 63 नंबर, आयत की चौड़ाई 245 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 637 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई बराबर जो हो जाएगा √637 के स्क्वायर माइनस 245 के जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक लिख सकते हैं √ एक बार जोड़ 637 प्लस 245, ये हो जाएगा 637 माइनस 245, क्या, 637 माइनस 245। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 882 गुना 392। इसको और अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 882 को लिख सकते हैं 2 गुना 21 गुना 21, 300 कितना है 42। तो ये हो जाएगा कितना, गुना 2 और गुना 14 गुना 14, क्या है, 14। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 के स्क्वायर गुना 21 के स्क्वायर और गुना 14 के स्क्वायर, यानी 2 गुना 21 गुना 14 बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 588 सेंटीमीटर। परिमाप क्या हो जाएगा भाई आयत का, ये हो जाएगा 2 गुना 588 प्लस 245, 2 गुना 833, 1666 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, बी हो जाएगा। अगला है x बराबर 0.761616 है तो x का भिन्न संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ x बराबर लिखा हुआ है 0.761 और यहाँ पर जो है 61 पे रेखरिंग है। ये हो जाएगा 761 माइनस 7 बटा कितने 99, 0 हो जाएगा, यानी 754/990 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा होगा, सी होगा। 5x माइनस 1/4x बराबर 6 है, x ग्रेटर देन 0 है तो 25x स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर का मान क्या होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 5x प्लस 1/4x को लिख सकते हैं कितना, 6 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 5x गुना 1/4x, क्या है, 1/4x। तो ये हो जाएगा कितना 36 प्लस 5 यानी √41। ये हमारा जो है वो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है एक ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड से हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा कितना, 5x माइनस 1/4x इंटू 5x प्लस 1/4x बराबर 6√41। तो 25x² माइनस 1/16x² बराबर होगा 6√41। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो। अगला प्रश्न है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और 2 ग्राम पर सेंटीमीटर 5x माइनस 1/4x इंटू 5x प्लस 1/4x बराबर 6√41। तो 25x² माइनस 1/16x² बराबर होगा 6√41। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो। अगला प्रश्न है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले एक धातु का गुटका एक स्प्रिंग तुला से लटकाया गया है। इसके आयतन का 1/4 भाग पानी में डूबा है। स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक न्यूटन में क्या होगा, हमें यह बताना है। तो आभासी क्या है, आभासी भार बराबर जो हो जाएगा भार माइनस उत्प्लावन बल। क्या है, उत्प्लावन बल हो जाएगा, यानी रो डी जी माइनस V/4 DW इंटू जी हो जाएगा। भी जी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर जो होगा D माइनस DW/4 हो जाएगा। मान रख दीजिए 500 गुना 10 के पावर -6 गुना 10 गुना 2 गुना 10 के पावर -3 माइनस 1 गुना 10 के पावर 3/4 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है 10 के पावर -6 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर 500 गुना 10 के पावर -5 8 गुना 10 के पावर -3 अब बटा ये हो जाएगा 4। जब इसे सोल्व कीजिएगा 8.750 न्यूटन हो जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर उसका उपयोग कर सकता है। अगला है कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो सी है, MS वर्ड। क्या है, MS वर्ड। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। आंसर जो हमारा होगा वो होगा सी, कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम खाली स्थान एक उदाहरण है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, उसके अंतर्गत आता है एंटीवायरस, बैकअप, प्रोग्राम, फाइल मैनेजर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है कौन कौन, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक, ये सब जो आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। चलिए, दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। क्या है, समानांतर क्रम में जो है वो जोड़ा जाता है। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज को मापने के लिए सभी परिपथों में वोल्टेज समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का निर्माण धारा मापी के समानांतर क्रम में शंट लगाकर किया जाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध वाले कुंडली गैल्वेनोमीटर है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। कई बार पूछा जाता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। क्या है, अनंत होगा। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। क्या है बाएं हाथ का नियम, कि यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली को एक दूसरे के लंबता व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कंडक्ट की गति को, दिशा को इंगित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, और मध्यमा जो अंगुली है वो प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है। मान लिया कि अगर बाएं हाथ की अंगुली की बात किया जाए तो इस तरह के जो है वो अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जो ये अंगूठा है, ये थंब जो है वो क्या करता है, मोशन बताता है, मोशन बताता है। और ये फर्स्ट फिंगर जो है, फर्स्ट फिंगर वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। क्या है, डायरेक्शन बताता है। और सेकंड जो है, ये जो है सेकंड फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। क्या है, वायर में जो करंट का डायरेक्शन है वो बताता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को पहचानना है। F से B गया है, ये -4 है। C से Y गया है, -4 है। Q से M गया है, माइनस जो है वो माइनस क्या है, 4 है। तो A से हम देख रहे हैं W गया है, ये -4 किया गया है। M से I -4, G से C जो गया है
वो -4 है। आंसर जो हमारा हो जा रहा है वो सी हो जा रहा है। क्या है? सी हो जा रहा है। अगला प्रश्न है पी क्यू की दादी है। पी जो है वो क्या है? वो क्यू की दादी है। क्या है? क्यू की जो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये दादी है। आर एस का भाई है। आर जो है वो क्या है? एस का भाई है। ये एस का जो हो जाएगा भाई हो जाएगा। और पी का पति है। क्या है? पी का पति है, ये पति हो जाएगा। और ये दादी है, और ये जो है एस क्यू जो है वो पोता या पोती है। यदि एस एक महिला है, यदि एस जो है एक महिला है, क्या है? महिला है, तो एस का क्यू से क्या संबंध है? क्यू से क्या संबंध है? तो पी का पति जो आर है, और एस जो है का भाई है, कौन? आर है। तो यहां से कह रहा है कि क्यू से एस का है, ये संबंध हमें देखना है। तो ये जो हो जाएगा ग्रैंड मदर। क्या है? ग्रैंड मदर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। चंद्रमा, उपग्रह और आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड के अंतर्गत ही आता है उपग्रह, और उसके अंतर्गत आता है चंद्रमा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, सभी चिकित्सक खिलाड़ी हैं। ये जो है वो चिकित्सक है। चिकित्सक, सभी चिकित्सक जो है वो क्या है? खिलाड़ी है। क्या है? खिलाड़ी है। और कुछ खिलाड़ी जो है वो क्या है? शिक्षक है। ये जो है वो शिक्षक है। कुछ खिलाड़ी चिकित्सा के साथ साथ शिक्षक भी हैं, ये गलत है। सभी शिक्षक जो है वो खिलाड़ी हैं, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। राहुल अपने घर से पार्क जाने के लिए चलना शुरू करता है। वह पूरब की ओर 50 मीटर चलता है। पूरब की ओर जो है वो 50 मीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दक्षिण मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। क्या है? दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ये जो हो जाएगा वो 40 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में जो है वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलकर पार्क पहुंच जाता है। उसका घर से पार्क किस दिशा में है? यहाँ से घर से निकला था, पार्क इस दिशा में यानी उत्तर पूर्व में है। क्या है? उत्तर पूर्व में है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? उसके घर से जो है कहाँ है? तो उत्तर और पूरब में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगर घर से पार्क पूछ रहा है तब भी होगा, लेकिन क्या है? पार्क से पूछ रहा है, पार्क से किस दिशा में है? तो घर जो है ये हो जाएगा कौन सा दिशा में? ये हो जाएगा तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या है? दक्षिण पश्चिम। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? आंसर जो आखिरी आंसर जो मेन होगा वो डी आएगा, दक्षिण से पश्चिम आएगा। विद्युत घंटी का संकेत सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल होता है। कैसा होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी होता है। क्या है? डी होता है। निम्न में से कौन सी रेखाएं हस्त मुक्त खींची जाती है? और इसका सही आंसर जो होगा वो ब्रेक रेखा। ब्रेक रेखा जो है वो हस्त मुक्त खींची जाती है। तीर निशान के शीर्ष की लंबाई बताइए। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। मोटाई के 3 गुना होता है। क्या है? मोटाई का 3 गुना होता है। 1:3 में होता है। इसकी मोटाई तथा लंबाई का अनुपात जो होता है तीर निशान का 1:3 होता है। अगला है पाई आरेख एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश से विभिन्न उत्पादों के आयात पर एक कंपनी की वार्षिक व्यय को दर्शाता है। यदि उस वर्ष के दौरान जैव रासायनिक और वस्त्रों के आयात पर व्यय की गई राशि 8 करोड़ थी, तो उस वर्ष सभी उत्पादों के आयात पर व्यय की गई कुल धन अनुमानित राशि कितनी थी? तो जैव रासायनिक और वस्त्रों के आयात पर व्यय की गई कितनी राशि है? वो है 8 करोड़। अब प्रश्न में कह रहा है 42 डिग्री प्लस 58 डिग्री बराबर कितना है? 8 करोड़। तो 100 डिग्री बराबर कितना होता है? 8। तो 360 डिग्री बराबर जो हो जाएगा वो 8/100 गुना 360 यानी कितना हो जाएगा? 28.8 करोड़ है। क्या है? बस इसमें डिग्री का हमें ध्यान देना होगा। आंसर जो हमारा जो हो जाएगा लगभग 29 करोड़ के बराबर। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या जो है वो 1.5 लाख थी, 1.5 लाख थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 1.5 लाख जो था पर साल 2% बढ़ रहा है। तो 2020 से 2021, 2021 से 2022 हो गया, और ये हो गया 2022 से 2023। बस इसे सॉल्व करना है। 15 गुना 102 गुना 102 गुना 51 ये क्या हो जाएगा? 51/50 हो जाएगा। क्या है? 51/50 हो जाएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 102 गुना 102 गुना 51/10। ये हो जाएगा 15918.2। आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। क्या है? बी होगा। cos 120 डिग्री का सटीक मान ज्ञात करें। cos 120 डिग्री का, तो इसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस
30 डिग्री। आंसर हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमें फार्मूला जानते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस 130 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस हाफ यानी माइनस 0.5। आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या है, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अंडर रूट सिग्मा माइनस हाफ यानी माइनस 0.5। आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या है, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर बटा एन हो जाएगा। एक्स दिए गए प्रेक्षण है, एक्स बार प्रेक्षणों का माध्य होता है, एन जो होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या होता है। तो एक्स जो यहाँ पर दिया हुआ प्रेक्षण कितना, 5 3 4 7 दिया हुआ है। एक्स बार यानी प्रेक्षणों का माध्य जो होगा 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 बटा कितना हो जाएगा 4, 19 बटा 4 यानी 4.75। अब यहाँ से मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 4.75 के स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4.75 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4.75 के स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4.75 के स्क्वायर। अब बटा जो हो जाएगा 4, क्या है, बटा 4 है। बस इसे सोल्व करना है। जब ये सोल्व कीजिएगा तो ये अंडर रूट 0.25 के स्क्वायर प्लस माइनस 1.75 के स्क्वायर प्लस माइनस 0.75 के स्क्वायर प्लस 2.25 के स्क्वायर। अब बटा हो जाएगा कितना, 4। ये आ जाएगा अंडर रूट 0.0625 प्लस 3.0625 प्लस 0.5625 प्लस 5.0625 हो जाएगा। अब बटा जो हो जाएगा ये 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 8.75 बटा 4 के अंडर रूट में यानी 2.96 बटा 2 यानी 1.48 1.48 आ गया। आंसर जो हो गया वो ये हो गया। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। आप साइन 65 डिग्री को लिख सकते हैं, क्योंकि साइन जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा होता है। क्या है, कॉस थीटा होता है। तो जो कॉस जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये दोनों लगा दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस कॉस 25 है, इसको लिख दीजिए साइन 25 डिग्री लिख दीजिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा मान कितना हो जाएगा, साइन 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री माइनस जो है वो कॉस 25 डिग्री साइन 25 डिग्री, तो माइनस माइनस 0 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगला है 86 नंबर कि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ में परिवाहित धारा I जो है वो 5 एम्पियर है, तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो है वो कितनी होगी। R बराबर जो है वो कितना है, तो 10 ओम है। I बराबर जो है वो 5 एम्पियर है। T बराबर जो है 1 सेकेंड होगा। H बराबर जो होगा I स्क्वायर RT होगा। 5 का स्क्वायर गुना 10 गुना 1 यानी 250 जूल हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी होगा। क्या है, बी होगा। अगला है प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष खाली स्थान पर होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 87 के सभी जो है वो 90 डिग्री पे होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भस्मीकरण या जलाना है। 0.7 ओम प्रतिरोध, 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो कितनी होगी। आर बराबर जो फार्मूला होता है रोयल बाई ए होता है, तो रो बराबर जो होगा आर इंटू ए बटा एल होगा, यानी 0.7 गुना पाई आर स्क्वायर बटा 1 होगा, यानी 0.7 गुना 22 बटा 7 गुना 10 के पावर माइनस 3 के पावर स्क्वायर हो। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी 7 गुना 22 बटा 10 गुना 7 गुना जो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 ओम गुना मीटर होगा, यानी ये हो जाएगा 2.2 गुना 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर होगा। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। क्या है, डी होगा। 240 वोल्ट विद्युत आपूर्ति लाइन पर उपयोग किए जाने हेतु डिजाइन किए गए विद्युत बल्बों पर विचार कीजिए। बल्बों की रेटिंग 10 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य
धारा 8 एम्पियर है तो 240 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समानांतर क्रम में कितने बल्ब जो है संयोजित किए जा सकते हैं। समानांतर क्रम में संयोजित बल्बों की संख्या जो है वो n है। तो P1 बराबर जो क्या होगा n गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। परिपथ में कुल शक्ति P2 बराबर जो हो जाएगा वो क्या है विभवांतर 240 गुना विद्युत धारा जो 8 कितना हो जाएगा 1920 वाट। अब P1 बराबर अगर P2 करते हैं तो n गुना 10 बराबर क्या होगा 1920। तो n बराबर जो होगा 1920 बटा 10 बराबर कितना हो जाएगा 192। आंसर जो हमारा होगा वो B होगा। निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। आंसर होगा डी होगा। 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम 12 ओम प्रतिरोधों वाले 5 कुंडलियों के संयोजन में प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। अधिकतम के लिए हमें सीरीज में जोड़ना होगा यानी 2 + 3 + 4 + 6 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 27 ओम। क्या हो जाएगा 27 ओम हो जाएगा, यानी अधिकतम तो हमें 27 मिल गया। उसके बाद अगर हमें न्यूनतम प्राप्त करना है तो आर पैरेलल में जोड़ना है। क्या है आर जो है वो पैरेलल में जोड़ दीजिए 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/12। तो 1/r बराबर जो हो जाएगा 6 + 4 + 3 + 2 + 1 और नीचे 12। ये हो जाएगा कितना 16/12। तो आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 12/16 यानी 3/4 यानी 0.75। आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। क्या है 93 नंबर प्रश्न है 49, 63, 441 और 7, 14, 14 में क्या संबंध है ये हमें देखना है। अगर 441 अब में से 63 से भागा दे देते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा। 7 के स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 49 आ सकता है, या 49 को 7 से भागा देंगे तो ये 7 बार में होगा। चलिए अगला देखते हैं 7, 14 को। अगर 14 को भागा दे रहे हैं किस में तो ये दे रहे हैं 14 से, कितना 1 बार में आ रहा है। और 7 को भागा दे रहे हैं 1 से तो कितना 7 बार में आ रहा है। यानी यहाँ पर ये वाला है 49/7 ये वाला होगा, स्क्वायर वाला ये नहीं चलेगा 50/7। चलिए इस तरह अब देखते हैं कि इसमें कौन सा संबंध है। अगर 14, 28, 56 को देखते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें 56/28, 28 दूना 56 2 आ गया और 14/2 बराबर 7 यहाँ आ रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से और चौथी संख्या के तीसरी संख्या से है। 8 और 67 में रिलेशन 8 के स्क्वायर करेंगे तो 88 64 + 3 करते हैं तो होता है 10 के स्क्वायर 100 + 3 103 हो रहा है। 17 के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। 289 + 3 292। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा वो डी के बराबर होगा। क्या है डी के बराबर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेम को इस तरह लिखा जाता है, पीस को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्रूम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि कुछ दिया हुआ F से R, F से H गया है, F से H गया है +2 किया गया है, R से जो किया गया है P है तो R से -2 किया गया है, A से जो है वो +2 किया गया है तभी C आया है, M से जो है -2 किया गया है तो आया है K। यानी +2 -2 का सभी में सीरीज चल रहा है। तो अगर हम देखा जाए कि इसका BROOM का B से जो है +2 शुरुआत में करना है तो D आता है, R से -2 तो P है, O से +2 है तो Q है, O से -2 है तो M है और M से +2 है तो O है। आंसर जो हमारा आ जा रहा है वो C आ रहा है। क्या C आ रहा है। नेक्स्ट है 46 से 68। 46 से अगर 68 है तो +20 किया गया है। उसके बाद कितना वो नहीं पता है, लेकिन 138 से 188 देख रहे हैं तो ये है +50 है और 188 208 देखा जाए तो ये +20 है। क्या है +20 है। यानी एक में 50 अब 20 है। अब 20 का रिलेशन है तो 68 और 50 कर सकते हैं। 68 और 50 कितना हो जाएगा 118। आंसर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है ए में। 96 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले सोनल अपनी कोचिंग क्लास में लौट रही थी। वह चौराहे पर बस की प्रतीक्षा कर रही थी जहां उसकी मुलाकात सामने से आ रही अपनी सहेली शालिनी से हुई। उस समय शालिनी की परछाई सीधे सोनल पे पड़ रही थी। शालिनी का मुख किस दिशा में था और इसका सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर था। क्या है पूरब दिशा। सेक्शन को दर्शाने के लिए इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है और इसका सही आंसर होगा हैचिंग लाइनों का। क्या हैचिंग लाइन। मान लिया कि
कोई ये लकड़ी का गत्ता है, अगर इसे हमें बीच से कटिंग करना है, क्या है, कटिंग करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह का जो लाइनिंग देते हैं और इस तरह हैचिंग का वो दिखा देते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा ये हैचिंग लाइन, सेक्शन को दर्शाने के लिए हैचिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। यदि एक क्षैतिज तल HP के साथ एक रेखा के आभासी एवं प्रत्यक्ष अभिनत एक समान हो तो रेखा क्या होगा, तो वो होगा ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर होगा। आंसर जो हमारा होगा ए होगा। HP से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है, क्या है, अनुरेख जो है प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त होता है, तो वो एच होता है, तो वो HT होता है, क्या है, HT होता है। किसी रेखा को आगे बढ़ाने पर HP में जिस बिंदु पर काटे वह बिंदु HT कहलाता है।